Okay, welcome to Sanjay Pandey classes. Now this is Sanjay Pandey, your chemistry teacher. And हम लोग आगे क्लास 12 के बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर चल रहा है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 7 पे आगे 6 लेक्चर हम लोग के हो चुके थे. इसमें आज हम लोग स्टार्च एंड सेलुलोज स्टार्ट करेंगे. हेडिंग करिए स्टार्च एंड सेलुलोज. कितने कंपाउंड थे टोटल? ये सब 5 कंपाउंड थे ना. तो देखिए जरा 5 कंपाउंड कौन कौन से थे. पहला कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और सबसे बड़ा वही था. कार्बोहाइड्रेट ही सबसे बड़ा था कंपाउंड. बस 1 मिनट फाइल खोल लिया जाए. ये इसके बाद हम चले क्लास 12th, देन बायोमॉलिक्यूल्स और इसके बाद फिर पहला कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन्स, फिर उसके बाद एंजाइम्स. ये तो छोटे छोटे हैं. एंजाइम्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों एक ही दिन में हो जाएंगे. बस खाली अब थोड़ा सा टाइम प्रोटीन में लगेगा और उसके लिए बहुत छोटे छोटे कंपाउंड हैं. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट में बस लास्ट कंपाउंड हम लोग. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी कितना था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्च एंड सेलुलोज. तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी टोटल 5 कार्बोहाइड्रेट थे. 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके और उसमें से स्टार्च एंड सेलुलोज बचा. स्टार्च एंड सेलुलोज के देखिए कोई प्रिपरेशन नहीं है. सोचिए क्यों नहीं है प्रिपरेशन? स्टार्च सेलुलोज की प्रिपरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट बनाता है, हम लोग नहीं बनाते. हम लोग बना ही नहीं सकते और ये प्लांट ही बनाता है. तो वो रिएक्शन मतलब लैब में चाहे कि स्टार्च सेलुलोज बना लें तो लैब में नहीं बना सकते. ये नेचर ही करती है. भाई जैसे देखिए एल्केन्स डेली लाइफ में यूज करते हैं कि नहीं? हाँ, कोई एग्जांपल बताइए. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारा. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन क्या हम लोग बनाते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? नहीं. बनाने का मतलब क्या है कि जैसे क्लास 11th में हम लोग प्रिपरेशन से स्टडी करते हैं. देयर आर 8 प्रिपरेशंस, 8 प्रिपरेशन जिसको पढ़ के नंबर लेते हैं बच्चे. और उसमें से एक भी प्रिपरेशन डे लाइफ में यूज नहीं होती है. तो फिर मेरे को लगता है पढ़ाते क्यों हो फिर जब उसको यूज नहीं करते? तो किस लिए पढ़ाते हैं? नंबर लेने के लिए पढ़ाते हैं. और जब बनाने की बात होती है तो पेट्रोल हम कहाँ से? भाई वहाँ पर अगर रिकॉल करिए तो वॉज रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, फिर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ऐसे कई रिएक्शन थे. तो लेकिन उसको पढ़ के नंबर तो मिल जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वुड्स पे कई क्वेश्चन आते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन कई क्वेश्चन आते हैं. लेकिन जब बनाने की बात आती है तो ड्रिलिंग करके नीचे से निकालते हैं. फिर बना सकते हैं लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है. जब हम लोग बनाते हैं तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है. भाई आप देखिए, कैन वी प्रिपेयर वाटर? भाई साइंस तो पढ़े हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है. इसलिए देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग योग में पंच महाभूत कहते हैं. हिंदी में इनका नाम होता है पंच महाभूत. केमिस्ट्री में 9th में आता है, एकदम बिगिनिंग में. आईसीएसई की बुक में 9th में एकदम बिगिनिंग में आता है. और मतलब हमने जब योगा की क्लास में एमए जब कर रहे थे तो वहां पर 5 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने को आता है. भाई उसी से तो ये बॉडी बनी है. 5 एलिमेंट्स ये बॉडी बनी है. वही 5 एलिमेंट्स नेचर में भी होते हैं और एंड में ये बॉडी इसी में जाके मिला दी जाती है कि नहीं? अच्छा, अब हम एक काम ये करना चाह रहे थे कि जैसे जो 5 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, दीज आर 5 डिवाइन फोर्सेस. हम लोग इसमें से कोई चीज बना नहीं सकते और ना इनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं. एक भी इम्बैलेंस हो जाए, केवल एक, कोई भी एक, तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है.
लाइफ पॉसिबल नहीं। भाई वाटर तो देखिए, अगर अभी पानी खाली हटा दीजिए, सूखा पड़ता है, हालत खराब हो जाती है। और फिर अगर पानी जब अपने पे आता है तो इस समय हिमाचल में देखिए क्या हालत हो रही है, ठीक है। या फायर को ले लीजिए, अगर कहते हैं कि एक दिन धूप ना निकले, सूरज ना निकले, देखिए अभी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो ये कहा जाता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो दीज आर नॉट 5 एलिमेंट्स, हमको ऐसा लगता है। अभी ये बुक हमने किसी बुक में स्टडी किया, दीज आर 5 डिवाइन फोर्सेस। डिवाइन फोर्सेस ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सब गॉड बनाता है। पानी आप सोच के देखिए, इसीलिए तो फिर साइंटिस्ट जब आइंस्टीन लेवल पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि यार नो, आई डोंट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस। पानी कैसे बनता है यार, साइंस बहुत आगे, पानी बना लीजिए, ब्लड बना लीजिए। हाँ नहीं बनाते हैं फिर वही कॉस्टिंग की बात आ जाती है। नहीं तो राजस्थान में पानी की प्रॉब्लम क्यों होती, अगर बना लेते हैं तो क्यों आती है? या क्यों चिल्लाते हैं कि सूखा पड़ गया, काहे रो रहे हो, बनाओ ना, हाइड्रोजन तो है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन भी है, बना लो, काहे रो रहे हो सूखा पड़ गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर गवर्नमेंट के रिलीफ फंड्स जाते हैं कि भाई सूखा पड़ गया, अब खेती नहीं हुई तो अब सब कुछ है, सब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो दीज आर 5 डिवाइन फोर्सेस। तो अब जब छोटे बच्चे को ये बता दिया जाए कि ये खाली बस एलिमेंट्स नहीं हैं, इन सारे एलिमेंट्स को कौन बनाता है, गॉड बनाता है, तो फिर आप रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे। भाई हम लोग के हिंदू मैथोलॉजी में क्या होता है, इन सबको गॉड कहा है हम लोगों ने, देवता कहते हैं, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, इन सबको हम लोगों ने देवता कहा है। देवता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं। और इनकी वर्शिप करते हैं, भाई जैसे पानी नहीं बरसता है तो इंद्र भगवान की हम पूजा करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया था। स्टार्च एंड सेलुलोज पे आ रहे थे। स्टार्च सेलुलोज में हम लोगों ने कहा कि इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेचर बनाती है। स्टार्च सेलुलोज कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग खाली इसकी प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे, और प्रॉपर्टी भी ज्यादा नहीं है। स्टार्च एंड सेलुलोज का जो मेन प्रॉपर्टी है, क्यों खाते हैं स्टार्च, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट। और एनर्जी का मतलब विच कार्बोहाइड्रेट, आंसर इज ग्लूकोज। भाई हम एनर्जी का मतलब ग्लूकोज होता है, कोई मोनोसेक्राइड अल्टीमेटली हमको मिलना चाहिए। तो दोनों का मेन पर्पस तो वही है स्टार्च सेलुलोज का। हाँ, सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो एक एंजाइम है, बोलते हैं सेलुलोजेस, वो हमारी बॉडी में नहीं मिलता, एनिमल्स की बॉडी मिलता है। अगर हमारी बॉडी में मिलने लगे तो वी ऑल कैन ईट ग्रास, इवन हम लोग घास खा सकते हैं। फिर बहुत टाइम बच जाएगा, खाने पीने का चक्कर खत्म है, कोई गेस्ट आएगा तो उसको हम लोग प्लेट में बढ़िया बढ़िया घास दे देंगे, खाइए भैया, जैसे बकरी खाती है। हाँ, पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा लगता है, ये कहा जाता है कि दिस यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, ठीक है। अभी एक सेंटेंस सुबह स्टडी कर रहे थे, बड़ा प्यारा सेंटेंस हमको मिला कि संयोग का वियोग निश्चित है। कैन यू रिलेट दिस स्टेटमेंट? संयोग का वियोग निश्चित है। संयोग मतलब कोई चीज जुड़ना। जब भी कोई चीज मिलती है आपस में, मतलब बिछुड़ना, उसका अलग होना निश्चित है। तो इसीलिए तो फिर हिंदू फिलॉसफी, मैथोलॉजी में ये कहा जाता है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, इसको दुखालय कहा गया। दिस इज अबोर्ड ऑफ पेन। अबोर्ड का मतलब, हाँ अच्छा, दिस इज अबोर्ड ऑफ पेन, दिस इज अबोर्ड ऑफ पेन।
तो यहां पे तो दुखालय है और सुख ढूंढ रहे हैं यहां पे। दुखालय क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस, हियर एवरीथिंग कम्स एंड देन गोज। तो वही मैंने कहा कि संयोग का वियोग निश्चित है। तो जब संयोग होता है तो आप एकदम पागल मत हो जाइए। अभी होता है ना कि थोड़ा सा आपको वेल्थ आ गई, थोड़ी हेल्थ आ गई, फिर देखिए बाइसेप ट्राइसेप आपको जहां दिखाई पड़े, फिर आप किसी को कुछ समझते थोड़ी ना है। जिस आवाज में बात करते टोन आपकी बदल जाती है। नहीं, हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। संयोग का वियोग निश्चित है, टाइम जितना लगे वो एक दिन चला जाता है, ठीक है। तो स्टार्च एंड सेलुलोज में कोई प्रिपरेशन नहीं है, केवल प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी भी कैसी? केवल एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वही ग्लूकोज वाली अल्टीमेटली, और बाकी 4 प्रॉपर्टी टोटल है। टोटल 4 प्रॉपर्टी, जिसमें से 3 फिजिकल है और 1 केमिकल है। केमिकल में वही ग्लूकोज बनाने के लिए हम लोग। अच्छा, फिर जरा रिकॉल करते हैं कि स्टार्च सेलुलोज शुगर होता है कि नॉन शुगर? इट इज अ नॉन शुगर। बहुत अच्छा, ये दोनों नॉन शुगर होते हैं। और फिर नॉन शुगर हम लोगों ने कहा था कि आर दे सॉल्युबल इन वाटर? नो, दे डू नॉट डिजॉल्व। तो एक प्रॉपर्टी वहीं से आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्रिस्टलाइन है कि यस, नो, अमरफस। शुगर्स आर क्रिस्टलाइन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये क्रिस्टलाइन होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन स्टार्च सेलुलोज का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि अमरफस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड व्हाट अबाउट टेस्ट? टेस्टलेस है। शुगर्स वर स्वीट टेस्ट, शुगर्स का टेस्ट स्वीट टेस्ट था, और ये टेस्टलेस आ रहे हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी कॉपी में नोट करिए। स्टार्च सेलुलोज हेडिंग हम लोगों ने किया था। फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? C6H10, हाँ बोलिए, और क्या लिखा था? C6H10O5 ना। स्टार्च का जो फॉर्मूला हम लोग का था वो ये था, दोनों का फॉर्मूला सेम था। C6H10O5 ब्रैकेट में लिख के फिर बेस n किया था आपने, बेस n, दोनों का फॉर्मूला सेम है। देन राइट प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर में हाँ डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में, लेकिन स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, उतना डिटेल में नहीं करना हम लोग को। अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज में लिखिए नंबर 1, बोथ आर अमॉर्फस। प्रॉपर्टी नंबर 1, both are amorphous. Number 2, both are insoluble. In water. Then number 3, both have no taste or odor. Both have no taste or odor. फिर number 4, and very important, both upon hydrolysis give glucose. हाँ, नहीं, अमॉर्फस सॉलिड तो होता है। दीज आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन है। यही 2 तरह के सॉलिड होते हैं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होगा उसको क्रिस्टलाइन कहा जाएगा, और जिसका नहीं होगा उसी को अमॉर्फस कहेंगे। सॉलिड दोनों हैं, बोथ आर सॉलिड। देन हेडिंग करिए डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। Now just listen the statement. दोनों के बीच में हमको डिस्टिंक्शन करना है, स्टार्च एंड सेलुलोज के बीच में डिस्टिंक्शन करना है।
तो डिस्टिंक्शन देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेलुलोज की जब हाइड्रोलिसिस करते तो इट गिव्स ओनली ग्लूकोज, लेकिन जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये माल्टोज देता है और ग्लूकोज देता है। माल्टोज क्या होता है, इज अ डाइसैकेराइड, इट इज अ डाइसैकेराइड। नोट करिए, आंसर लिखिए, सेलुलोज अपॉन हाइड्रोलिसिस, cellulose upon hydrolysis gives glucose, अंडरलाइन करिए, ग्लूकोज। बट स्टार्च on hydrolysis gives माल्टोज एंड ग्लूकोज, दो कंपाउंड देता है, माल्टोज एंड ग्लूकोज। दे राइट टू डिफरेंट रिएक्शंस, C6H10O5 जो स्टार्च सेलुलोज का फॉर्मूला होता है, C6H10O5 बेस N, लेकिन इसके नीचे लिखिए सेलुलोज प्लस वाटर कितना मिलाएंगे हाइड्रोलिसिस के लिए, NH2O प्लस NH2O, n moles of water, देन ऑन द एरो मिनरल एसिड, और फिर क्या देगा, n moles of C6H12O6, which compound, glucose. Cellulose upon hydrolysis gives only glucose. Then write second reaction, again write C6H10O5 base N, again write C6H10O5 base N, लेकिन अब इसके नीचे स्टार्च लिखेगा, now write स्टार्च प्लस अगेन NH2O, वाटर NH2O, लेकिन अब दो कंपाउंड बनाइए, पहले ये बनाइए C6H12O6, ये ग्लूकोज है, एंड देन प्लस C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला, तो आप बोलेगा डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है, डाइसैकेराइड, लेकिन यहां पे कौन सा डाइसैकेराइड है, ये माल्टोज, नाम लिखिए माल्टोज। देन राइट अ क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन था, हाँ ISC 2004 का क्वेश्चन है, ये लिखिए जरा, ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट, कॉपी में लिखिए, ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद NH2OH, रिकॉल करिए क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस NH2OH, NH2OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ग्लूकोज प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्साइम बनाता था, ऑक्साइम कैसे बनाते थे, NH2OH से क्या लेते थे, H2 लेते थे, H2 और ग्लूकोज से O लेते थे, मिलके वाटर निकल जाता था, अब अगर इतना याद है तो आप गेस कर लेंगे, लिखे ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट NH2OH अंडरगोज, देन 4 ऑप्शंस, MCQ था, नंबर 1 कंडेंसेशन, फर्स्ट ऑप्शन इज कंडेंसेशन, बी ऑप्शन इज रिडक्शन, सेकेंड ऑप्शन रिडक्शन, देन सी ऑप्शन हाइड्रोलिसिस, एंड देन डी ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन। रेफरेंस लिख लीजिएगा, ISC 2004 का क्वेश्चन था ये। अब आंसर गेस करिए, अब वो कंडेंसेशन हो जाएगा, पहले पे टिक कर दीजिए।
अब जिसको मैकेनिज्म पता है, हाँ, इसको अगर बुक से ढूंढने का आंसर नहीं मिलेगा। पलटते रहिए, कहीं मिल ही नहीं रहा है। हाँ, अगर थ्योरी आपको पता है देन यू कैन रिलेट कि इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वाटर निकलता है उसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और करिए। हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, glucose into fructose. Now listen the explanation. अब देखिए, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिकॉल करिए जरा। CHO, देन CHOH, हाँ कितनी बार? 4 times, एंड देन CH2OH। हमने क्या किया? टोटल 3 स्टेप में रिएक्शन आता है। 3 स्टेप में सबसे पहले हमने इसको ओसाजोन में कन्वर्ट किया। ओसाजोन कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज से ना, ओसाजोन, 2 ओसाजोन पढ़े थे, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। नहीं भाई, सब उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। ओसाजोन ग्लूकोज से हम लोगों ने बनाया था, फ्रक्टोज से बनाया था, 2 से ओसाजोन बनाया था। अच्छा, ये क्या चीज था? देखिए जरा, C6H5NH2, ये क्या था? C6, हाँ नहीं, ये क्या है? ये C6H5NH2। हाँ भाई, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है। फिनाइल हाइड्रोजीन जब इसका 3 मोल्स लेते हैं तब पहले ओसाजोन बनता है। स्टार्ट करिए। फर्स्ट स्टेप लिखिए, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप लिखिए, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड। फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोसाजोन, using excess of phenyl hydrazine। तो एक्सेस में कितना? 3 मोल्स। इक्वेशन लिखिए जरा, रिएक्शन लिखिए। ग्लूकोज ले लिया, CHO, देन CHOH बेस 4, देन CH2OH, देन CH2OH प्लस 3 मोल्स C6H5NH2 फिनाइल हाइड्रोजीन, 3 मोल्स फिनाइल हाइड्रोजीन। तो अब देखिए जरा, ओसाजोन कैसे बनाया था हम लोगों ने? ओसाजोन ऐसे बनाया था, देखिए ये हम लोगों ने फॉर्म किया था CH डबल बॉन्ड NH C6H5, कॉपी करिए, CH डबल बॉन्ड NH CH डबल बॉन्ड N देन NH C6H5। सेकेंड कार्बन भी यही डेवलप करता है, C डबल बॉन्ड N देन NH C6H5। तभी इसको हम लोगों ने डाई फिनाइल ग्लूकोसाजोन कहा था। डाई फिनाइल, ये 2 बार आता है ना, डाई फिनाइल ग्लूकोसाजोन। और फिर नीचे वाला कॉपी कर दीजिए, सेम है, CHOH बेस 3 हो जाएगा,
CHOH बेस 3 एंड देन CH2OH। ये क्या बन गया? ओसाजोन। ओसाजोन। ओसाजोन कैसे बनाया आपने? 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में। ये पहला स्टेप था। फिर अगले स्टेप पे लिखिए स्टेप नंबर 2। अब लिखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, राइट? ओसाजोन इज कन्वर्टेड, ओसाजोन इज कन्वर्टेड into ozone, converted into OSONE, ozone, by acid hydrolysis, by acid hydrolysis, acid hydrolysis। इसी स्ट्रक्चर को फिर से कॉपी करिए आप। CH डबल बॉन्ड N, NH, C6H5, then C double bond N, NH, C6H5, then CHOH whole thrice, then CH2OH। अब हमने इसमें 2 मोल्स ऑफ वाटर डाला प्लस 2H2O प्लस 2H2O ऑन द एरो H प्लस मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। तो अब जरा देखिए, यहां से हमने इसको ब्रेक किया। ये ऐसे लिसिस करिए जरा, नाइट्रोजन से तोड़ा हमने। उसके बाद ये देखिए, हमने ये 2H2 निकाला और देखिए कहां गया। एक H2 यहां लगा दिया, एक H2 यहां लगा दिया। यहां H2 लगा दें तो क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। ये C6H5 NH NH2 नहीं, ये फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। C6H5 NH NH2, यहां भी ये निकलेगा 2 मोल्स। और एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया। तो देखिए क्या बन गया, एक ऑक्सीजन वहां पे लगाया ऊपर, तो क्या बन गया? CHO। कॉपी करते रहिए। फिर यहां क्या बन जाएगा? CO, CO, नीचे सेम है, CHOH होल थ्राइस, CHOH whole thrice, and then CH2OH plus 2 moles of C6H5 NH NH2, C6H5 NH NH2। आप देखिए जरा, इस कंपाउंड का नाम क्या है जो प्रोडक्ट फॉर्म किया? नहीं, अभी देखिए क्या लिखा था। हम लोगों ने क्या लिखा था? ओसाजोन इज कन्वर्टेड इनटू ओसोन। इसका नाम लिखे ओसोन। दिस इज कॉल्ड ओसोन। ओसोन। अब जरा देखिए, हमको आना कहां तक था? फ्रक्टोज तक आना था। तो हम देखिए जरा फ्रक्टोज कैसे आ रहे हैं। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप देखिए, अगर हम CHO को रिड्यूस कर दें, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? नो, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पे CHO हटा के CH2OH आ जाएगा। जब ये CH2OH हो गया तो ये फ्रक्टोज बन गया फिर। ठीक है, तो थर्ड स्टेप लिखिए पहले। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ ओसोन into fructose with zinc oblique acetic acid, zinc oblique CH3COOH। तो रिडक्शन करा दिए, राइट केमिकल इक्वेशन। फिर यहां से कॉपी करिए CHO, CO, CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH प्लस 2H, रिडक्शन करा दिया, प्लस 2H ऑन द एरो जिंक ऑब्लिक एसिटिक एसिड CH3COOH, जिंक ऑब्लिक एसिटिक एसिड। तो बस ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करके और यहीं पर क्या लगा दें?
CH2OH लगा दीजिए, तो प्रोडक्ट बन गया CH2OH। फिर नीचे सेम है CO, देन CHOH बेस 3 एंड देन CH2OH। कौन सा कंपाउंड है ये? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, दिस कंपाउंड इज फ्रक्टोज। तो हमें यही करना था, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना था। 3 स्टेप में हम लोगों ने किया ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। कैसे कैसे? पहले हमने ओसाजोन बनाया। ओसाजोन कैसे बनाया? तो ग्लूकोज को 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो बन गया। फिर इसके बाद ओसाजोन को हम लोगों ने क्या किया? नहीं, किसमें कन्वर्ट किया था? सेकेंड स्टेप देखिए। नहीं, वर्ड्स में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट क्या बना था? ओसाजोन तो पहले स्टेप में बनाया था आपने, पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप क्या बनाया? ओसाजोन को किसमें कन्वर्ट किया था आपने? नहीं, हम रिएक्शन नहीं पूछ रहे आपसे, ऊपर हेडिंग आपने क्या लिखा, किसको किसमें? सेकेंड स्टेप हमने क्या लिखा है? हम वो भी नहीं कह रहे हैं, वहां पे क्या लिखा आपने, वो तो रिएक्शन में आ रहा है। जैसे पहले स्टेप पे क्या लिखा था आपने, क्या किया, वर्ड्स में क्या लिखा था? ग्लूकोसाजोन, ये पहला स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप ग्लूकोसाजोन को किसमें कन्वर्ट किया? नहीं, ओसेन, दिस इज कॉल्ड ओसेन। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे हम लोगों ने ओसोन कन्वर्ट किया। पहले ओसाजोन था, फिर ओसाजोन को हमने ओसोन में कन्वर्ट किया, ये लर्न करना पड़ेगा। ओसोन में कन्वर्ट किया, फिर ओसोन को हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करके तब फाइनली फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए, लिखिए हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। अब इसका उल्टा, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज? फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। तो अब देखिए जरा, पहले ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज किया था, अब फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज करने जा रहे हैं। तो ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली रिएक्शन, ये लिखिए। नहीं, फ्रक्टोज से स्टार्ट करते हैं अब की बार। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या था? CH2OH, कॉपी करिए, CO, देन CHOH बेस 3 एंड देन CH2OH। पहले स्टेप में हम इसको सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट करते हैं। सॉर्बिटॉल में कैसे करते हैं? तो इसका रिडक्शन कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो हमने क्या किया? 2H इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। वर्ड्स पर नीचे रिडक्शन लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। तो अब देखिए, जब रिडक्शन करेंगे तो क्या कर दें, ये कीटोन रिड्यूस होकर के सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट में हो जाएगा। तो रिड्यूस कर दीजिए, तो ये हो गया CH2OH, देन CHOH, कीटोन रिड्यूस होकर के सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, देन CHOH होल थ्राइस, CHOH होल थ्राइस एंड देन CH2OH, CH2OH। क्या नाम है इसका? सॉर्बिटॉल लिखिए। दिस कंपाउंड इज सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन अलग से आपको मिलेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट सॉर्बिटॉल इनटू ग्लूकोज? तो अभी जो अगला स्टेप करने जा रहे हैं वही इसका भी आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर, या हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि हाउ विल यू कन्वर्ट सॉर्बिटॉल इनटू ग्लूकोज, या कर दें फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, दोनों का सेम आंसर है। अब देखिए, सॉर्बिटॉल से हम ग्लूकोज पे कैसे आते हैं, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर आगे कंटिन्यू करिए। ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, लेकिन रिएजेंट देखिए आपको लर्न करना पड़ेगा। बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। यहां पे लिखिए ऑक्सीडेशन, ऑन द एरो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और वर्ड्स में लिखिए फेंटन्स रिएजेंट, FENTON,
FENTON, फेंटन्स रिएजेंट। ये क्या होता है? ये होता है H2O2 ऑब्लिक Fe++। ये कहां से आता है? तो ये है, ब्रैकेट में लिखे H2O2 लेते हैं और उसके बाद हम Fe2SO4 होल थ्राइस फेरस सल्फेट लेते हैं, ये लेते हैं। इस रिएजेंट का नाम क्या है? फेंटन्स रिएजेंट। और ये होता है क्या? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये लर्न करना पड़ेगा। फेंटन्स रिएजेंट कहाँ यूज, और पूरी केमिस्ट्री में कहीं यूज ही नहीं हुआ। फेंटन्स रिएजेंट यूज होता है इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज या सॉर्बिटॉल इनटू ग्लूकोज, बस। तो अब इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब हमने ऑक्सीडाइज किया तो देखिए ऑक्सीडाइज करके क्या कर दें, ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर कॉपी करिए, यहाँ पे खाली CHO लगा दीजिए, बस पूरा सेम रहेगा, राइट। CHO देन CHOH, ये बेस 4 कर दें अब एक साथ, CHO देन CHOH बेस 4 देन CH2OH, दिस बिकेम ग्लूकोज। तो ये दोनों बड़े अच्छे कन्वर्जन थे, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक कंपाउंड हम लोग शुरू करते हैं। ये कॉपी कर लिया आपने, फिर अगला कंपाउंड शुरू करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट कंपाउंड इज प्रोटीन्स। हेडिंग करिए प्रोटीन्स, सेकंड कंपाउंड प्रोटीन्स। और आपके लिए तो और इंपॉर्टेंट है, बायो वाले बच्चे के लिए तो और इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। ठीक है, बिकॉज कुछ बताइए प्रोटीन के बारे में। एनी आइडिया अबाउट प्रोटीन? हाँ ठीक है, पहले तो हम ये कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी ऑन डेली बेसिस। प्रोटीन इनटेक इज द मस्ट, एवरी डे वी शुड हैव प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ होती है, रिपेयर का काम ये प्रोटीन करता है बॉडी में। भाई डेली तो सेल्स का वियर टियर होता है, डेली सेल्स टूटती हैं, तो डेली हमको जरूरत पड़ती है। और अभी हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये कॉपी में नोट करेंगे। तो देखिए, पहले सुन लीजिए फिर कॉपी में नोट करेंगे। जैसे बॉडी का 60% वेट क्या होता है? वाटर होता है। उसी तरह से ये देखिए कितना, 20%। कितना? हाँ पूरा बोले। हाँ बहुत अच्छा, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये था प्रोटीन का RDA। RDA किसको कहते हैं? रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये रटना पड़ेगा आपको, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। और ये कौन डिसाइड करता है? तो ICMR डिसाइड करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये सारे टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, हमको मजा आती है हेल्थ में, भाई उसी की हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। आई एम डूइंग BSc इन विच सब्जेक्ट? ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो यही सब हमको, ऑल्दो आई हैव बीन अ मैथ्स स्टूडेंट, BSc जो पहले 20-30 साल पहले किया था वो PCM से किया था, बायोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं। भाई जैसे MA जब योगा मैंने कंप्लीट किया तो आई वांटेड टू डू PhD इन योगा, लेकिन वो यहाँ पे मिली नहीं इलाहाबाद में, वो बाहर हमको मिल रही थी कानपुर। तो हम कोचिंग छोड़ के जा नहीं सकते थे, भाई यही हमारा ब्रेड बटर है तो ये छोड़ के जा नहीं सकते। तो फिर क्या, फिर हमने कहा कि पढ़ाई चलनी चाहिए। फिर MSc करना चाह रहे थे, फूड एंड न्यूट्रिशन। MSc उसको FN कहते हैं, MSc FN स्टैंड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन। लेकिन गाड़ी ये फंस गई कि इसके लिए पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप मास्टर कर सकते हैं। हमारी BSc मैथ्स से थी, इसके लिए बायो से BSc होना चाहिए था। तो फिर अब मजबूर होकर के हमको पहले BSc करनी पड़ी। अब फिर से एक बार BSc कर चुके हैं, दोबारा BSc करनी पड़ी, लेकिन वो BSc मैथ्स से थी।
अब बीएससी हमारी जो हो रही है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन से हो रही है बेटा? हाँ, ये है मास्टर और ये है बैचलर, इसी को ग्रेजुएशन कहा जाता है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन भाई जैसे अभी आप एमबीबीएस करेंगे ना, एमबीबीएस, तो एमबीबीएस के बाद क्या होगा? एमएस होगा या एमडी होगा। तो जो डिफरेंस इसमें है वही डिफरेंस इसमें है। एमबीबीएस कौन सी डिग्री है? बैचलर की डिग्री है, ये भी बैचलर की डिग्री है। अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस का, तो चाहे एमबीबीएस करिए या बीएससी करिए, दोनों बराबर है, ग्रेजुएशन माना जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए आईएएस का एग्जाम देने के लिए। तो बहुत सारे डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद आईएएस बनते हैं पहले यहाँ पढ़ाई किया फिर वहाँ पे गए, ठीक है। तो ये इसकी मास्टर डिग्री है, उसी तरह से एमएससी इसकी मास्टर डिग्री है। तो अभी एक मास्टर डिग्री हम कर चुके हैं, 2 मास्टर डिग्री कर चुके हैं। एक एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं, फिर एक एमए किया। एमए किससे किया? हमने योगा से किया। और अब बीएससी के बाद फिर एमएससी करेंगे, दूसरी एमएससी करेंगे, लेकिन वो एमएससी किससे होगी? एफएन से होगी, फूड एंड न्यूट्रिशन से। हमको फूड में बड़ी मजा आ रही है, फूड में। अभी देखिए आज की डेट में कम से कम 90% लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, पेट साफ नहीं होता है। अब सुबह योगा करने आते हैं एकदम परेशान, लेकिन मेरी सुनते नहीं हैं। रोज समझाते हैं, है ना, लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं। जब तक खाने में आपके फाइबर नहीं होगा, जब तक खाने में आपके वाटर नहीं होगा, स्टूल हार्ड हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वहीं अटका रहेगा, चपका रहेगा। और स्टूल देखिए, रेक्टम की प्रॉपर्टी है, रेक्टम पानी होल्ड नहीं कर पाता। हैव यू हर्ड एनीमा? सुना है? क्या होता है? देखिए, ये होता है कि अगर हम जब खाने को पकाते हैं तो उसका वाटर कंटेंट खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाएगा तो अब वहां पे स्टूल हार्ड हो जाता है, तो फिर एक्सक्रीट करने में बॉडी को दिक्कत होती है। तो अब हम एक काम करें, या तो हम रॉ फूड बढ़ा दें, सैलेड बढ़ा दिया और फ्रूट्स बढ़ा दिया, तो अब मॉइस्चर आ जाएगा, वाटर कंटेंट रहता है, दोनों में वाटर कंटेंट रहता है, तब स्टूल अच्छे से पास होगा। और नहीं तो एनीमा में क्या करते हैं कि एनस से एक पाइप के थ्रू पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जैसे वहां पे पानी जाता है, विद इन 2-3-5 मिनट्स प्रेशर फील होता है, मोशन फील होता है, तुरंत जाइए तो पेट साफ हो जाएगा, लैट्रिन हो जाती है। इसी को एनीमा कहते हैं, डॉक्टर्स देते हैं। कि जब आप, ये है कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई अब उनको फिजिकल प्रॉब्लम, उठ बैठ नहीं सकते, नहीं जा सकते, तो फिर एनीमा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टमक तो साफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेचुरल वे में करना है तो अपने डाइट में क्या बढ़ा दीजिए? फाइबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग के फूड में फाइबर पता नहीं एम्प्टी कैलोरी ज़्यादा रहती है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, इन सब में फाइबर खत्म, बस खाली मज़ा आना चाहिए बस, ठीक है। इस वजह से 90% लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान। और अगर कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, अगर पेट नहीं साफ होता है, तो सारी बीमारियां चालू हो जाएंगी, आपको सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। और अगर आपका पेट साफ है तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका, आपने त्रिफला सुना है? त्रिफला नहीं, आंवला, वो मार्केट में आता, त्रिफला के नाम से आता। त्रिफला मतलब 3। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है, तो इसको रूटीन बना लीजिए आप। शाम को खाना खाने के बाद, सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला में क्या होता है? आंवला होता है, एक हर्रे कहते हैं उसको, हर्रे, और एक बहेड़ा होता है। कुछ नहीं, त्रिफला खाली याद रखिए। आप किसी भी शॉप पे जाइए, हमको त्रिफला दे दीजिए, बस त्रिफला।
हाँ, मेडिकल स्टोर मिलेगा या जनरल स्टोर में मिल जाएगा, किसी भी शॉप में मिल जाएगा। जैसे ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, हर्ब में आता है। और आंवला तो वैसे भी खाना चाहिए सबको, विटामिन सी कितना ज़्यादा होता है, फाइबर खूब ज़्यादा होता है। आप कुछ नहीं, बस सोने के पहले रात को 1 चम्मच फाँक के पानी पी लिया, सुबह देखिए कितना बढ़िया पेट साफ होता है। और अगर सुबह खाते हैं वही 1 चम्मच, तो वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा सप्लाई करेगा आपको, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, बहुत सारी चीज़ें आपको देता है। तो इस चीज़ की अगर हैबिट बना लीजिए कि सुबह शाम 1-1 चम्मच हमने क्या लिया, त्रिफला ले लिया। तो शाम को जो लिया उसको रेचक कहा जाता है। रेचक मतलब जो क्लिंजिंग करता है, शाम को लेते हैं सुबह पेट साफ करेगा, और सुबह जब लेते हैं तो वो न्यूट्रिशन आपको देगा, वो न्यूट्रिएंट्स आपको देगा। तो इसकी हैबिट स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए हम वापस आते हैं। हमने कहा जो प्रोटीन का आरडीए है वो कौन डिसाइड करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा, इसका आरडीए कितना है, तो हम लोगों ने लिखा था 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये किसका आरडीए है, प्रोटीन का आरडीए है। मतलब अगर कोई 50 किलो का इंसान है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेना है डेली, इट इज अ मस्ट। अगर वो 1 क्विंटल का है तो 100 ग्राम लेना पड़ेगा उसको। जहाँ तो लोगों को लगता है कि नहीं यार हम तो मोटे हैं, हमको इतनी ज़्यादा, अरे आपको ज़्यादा ज़रूरत है। हम कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में सेल्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा वियर टेयर होगा। तो जब ज़्यादा वेट होगा तो आपको रिपेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा वेट होगा प्रोटीन ऐसे लिया जाता है, ठीक है। और लेकिन ये प्रोटीन, जब ये कहा जाता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट भी होना चाहिए, अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो यूरिक एसिड बनाता है। डाइजेस्ट नहीं होगा तो यूरिक एसिड से जॉइंट्स में पेन होता है। जैसे जिन लोगों को जॉइंट से पेन होता है तो डॉक्टर तुरंत पहले कहते हैं यूरिक एसिड चेक करा लीजिए। हाँ, लिख लीजिए, जॉइंट पेन होता है, यूरिक एसिड। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो यूरिक एसिड बनेगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, अब आप अंडा नहीं खा सकते, अब आप दाल नहीं खा सकते। अरे भैया खाएंगे क्या फिर, बिना इसकी जिंदगी? क्या है कि नहीं, प्रोटीन की सारी चीजें बंद, जिंदा कैसे रहेंगे प्रोटीन के बिना? तब समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया, है कि नहीं। जब तक ऊपर वाला सब सही सलामत रखता, वैल्यू नहीं होती है। अब जी होता है डायबिटीज वाले को क्या मना हो जाता है, शुगर नहीं लेना है। अब उसको अरे जिंदगी खत्म, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, कोल्ड ड्रिंक, अरे यार बिना उसके कैसे रह पाएंगे? नहीं, अब नहीं पी पाएंगे आप, क्योंकि शुरू में आपने खूब खेला है, अब आप बॉडी भी आपसे खेलेगी। पहले खूब खेला आपने, क्योंकि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते, ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता तो दिक्कत ना होती। तो उसी तरह से ये देखिए, अगर कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है कि आपको प्रोटीन बना हो जाएगा, किस ऑर्गन की वजह से डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको प्रोटीन नहीं लेना है, कौन सा ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना? पेंक्रियास का रिलेशन तो डायबिटीज से है, वो ग्लूकोज हो गया कि शुगर नहीं ले सकते आप। आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपकी किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो यूरिक एसिड उसी में डिपॉजिट होती जा रही है। नहीं तो यूरिक एसिड यूरिन से निकल जाती है। वो स्टोन भी इसी वजह से है, स्टोन भी इसी वजह से है। भाई स्टोन क्या होता है, वेस्ट बॉडी से निकल नहीं पाया, वेस्ट बॉडी से निकल नहीं पाया। अब ये कहते हैं कि बॉडी से वेस्ट निकलने के कितने तरीके, 4 तरीके हैं, 4 तरीके, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन, ये 4 तरीके। ये क्या हुआ, रेस्पिरेशन। तो खूब ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए दिन भर, डीप ब्रीदिंग। जब योगा में हम लोग भस्त्रिका और कपालभाति करते हैं तो नोज से CO2 खूब ज़्यादा निकलती है, नहीं तो हमारी स्टेल्ड CO2 अंदर पड़ी रहती, ऑर्गन को खराब करती, बॉडी को एसिडिक करती है वो। आप पहले CO2 को, क्योंकि अंदर खाना आपने खाया तो CO2 तो बनेगा ना, वो CO2 बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह होती है।
नाक से लेना चाहिए। देखिए, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है वो लंग्स में होता है, और जब नोज से आप ब्रीदिंग जाती है तो वो लंग्स में जाती है ना, है कि नहीं। आप मुंह से करेंगे तो स्टमक में जाएगा, एसोफेगस में जाएगा, एसोफेगस में जाएगा, और एक्सचेंज ब्रीदिंग तो नाक से करनी, तो गला देखिए सूखने लगता है। ब्रीदिंग तो नोज से की जाती है, ब्रीदिंग नोज से की जाती है, और रेस्पिरेशन इसी से किया। जितने भी जैसे भस्त्रिका भी करते हैं, कपालभाति ऐसे तो करते हैं, पूरा नाक से हो रहा है, सारा नाक से हो रहा है ना। और जब आप देखेंगे तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन आपको करना है, जितनी CO2 निकाल के बाहर फेंकिए उसको। इन द मॉर्निंग 4 o'clock आई वेकअप एवरी डे, एंड 4 बजे उठ के पहले 1000 कपालभाति हमारी होती है, दिस कॉल कपालभाति, 1000 आई डू। हाँ, शुरुआत 10 से किया था, एंड इट टुक मी 2 years अराउंड, 2 years अराउंड। आप खाली कपालभाति करना शुरू करिए, एजिंग प्रोसेस रुक जाएगा आपका, है एजिंग प्रोसेस, ये बंद हो जाएगा बढ़ना मतलब जवानी में भी खड़ी हो जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि जब बॉडी ऑक्सीजनेटेड होती है, नई नई सेल्स बनती हैं, और नहीं तो यूजुअली क्या होता है, नई सेल्स नहीं बनती है। जब ऑक्सीजन नहीं हो तो नई सेल्स नहीं बनती है, तो बुढ़ापा आता है धीरे धीरे करके, रिंकल्स आती है, झुर्रियाँ आती हैं। आप खाली कपालभाति करिए। कपालभाति को कहते हैं कि इट इज़ द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, ये योग में हमको सिखाया जाता है, ओनली दिस वन। तो इसलिए मॉर्निंग में हमारी शुरुआत ऐसी होती है। कपालभाति आप इंटरनेट पे सर्च करिए, कपालभाति क्या होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, बस फोर्सफुल एक्सहेलेशन, या हम लोग कह सकते हैं स्टमक पंपिंग। स्टमक पंपिंग, स्टमक से मैंने क्या किया, ये स्टमक से क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, स्टमक से पंप कर रहे हैं। जब ये करते हैं तो स्टमक कहाँ जा रहा है, अंदर जाता है, अंदर जाता है। ये बलून है, बलून को जब प्रेशर लगाएंगे तो हवा बाहर ही निकलेगी ना, सारे टॉक्सिन्स को लेकर के बाहर निकल आती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन हो गया, एंड आफ्टर दैट नंबर 2 इज पर्सपिरेशन, स्वेट से। कोशिश करिए कि कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, कम से कम। क्या सीजन इससे मतलब नहीं है, सीजन से मतलब नहीं है, इवन विंटर्स में भी 2 बार नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें, उनसे टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो आकर के स्किन पे लगे रहते हैं। जब आप उसको क्लीन कर देते तो स्किन आपको थैंक यू कहती है, फिर नहीं तो वो पोर्स बंद होते हैं, फिर तो कैसे रेस्पायर करेगी स्किन फिर। तो ये ध्यान रखना है। और प्लस AC में कम से कम रहना है, ना रहें तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। अगर ना रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेस्पिरेशन पर्सपिरेशन का काम बंद हो जाएगा, पसीना होगा ही नहीं आपको, ठीक है, वो नहीं हो सकता है। अच्छा, फिर तीसरा क्या था, यूरिनेशन। यूरिनेशन, कभी भी यूरिन फील होती तो रोकना नहीं चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए, बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर जाते हैं। एंड नंबर 4 इज डिफेकेशन। डिफेकेशन क्या होता है, स्टूल से। ये इन चारों में से सबसे ज्यादा किससे निकलता बॉडी का वेस्ट, रेस्पिरेशन से। इसीलिए कहते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग किया करिए। ऐसे पढ़ाई भी कर रहे हैं तब भी दिमाग लगाया, ऐसा सांस लेते हैं कि इनहेल किया तो पेट फूला, मतलब पढ़ रहे हैं और दिमाग पेट पे लगा हुआ है, फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं चेस्ट में, तो चेस्ट में यहां तक आप ऐसे करिए, पूरा बॉडी ऑक्सीजन से भर जाए, और फिर जब एक्सहेल करें तो पेट अंदर जाए। ये कॉन्शियसली करिए, ये कॉन्शियसली करते रहिए दिन भर। जब भी आपको दिमाग में आए तुरंत दिमाग गया पेट पे, आपको लग रहा है हम आपको देख रहे हैं, नहीं हम अपने पेट को देख रहे हैं, हम वहीं पर गिन रहे हैं, अपना वहां फोकस कर रहे हैं। इसी को योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है, योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जहाँ तो लोग चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं। तो जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो आपके स्लीपिंग आवर्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसी को रात में कंपनसेट करते हैं सो करके तो आपको ज़्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी, थकान ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, मतलब प्रोटीन इंटेक इज द मस्ट। फिर देखिए
कितना, आपने ये कहाँ से बात शुरू हुई थी? आपने कहा था कि प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम लगता है। नहीं, प्रोटीन कितना हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है? कितना है? 20%। जैसे 60% बॉडी वेट वाटर होता है, उस तरह से ये सब स्किन, हेयर, नेल सब प्रोटीन ही तो है। ब्लड, हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है। और ये आपका इंसुलिन क्या है? प्रोटीन ही तो है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही तो है। हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन ही तो है। सब प्रोटीन से तो बन रहे हैं। बिना एंजाइम के खाना पचा सकते हैं, और फिर एंजाइम बनेगा कैसे? प्रोटीन से बनेगा। नहीं, बॉडी वेट से कैसे? हमने कहा 20, ये जो बॉडी का पूरा वेट है उसका 20% प्रोटीन है। इसका मतलब कि 60% पानी है, 20% ये, अब 20% में बाकी सब निपटे अपना। 60% पानी है बॉडी में और 20% प्रोटीन है, और बाकी का फिर आगे है। फिर देखिए प्रोटीन क्या करता है? मसल्स बनाता है, हेयर बनाता है, स्किन बनाता है और टिश्यूज बनाता है, सब बनता है। और उसके बाद ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, जो हमारी लिविंग सेल होती है, ड्राई सेल, उसका 50% वेट प्रोटीन का होता है। ये इंटरेस्टिंग है। जब फर्स्ट टाइम को लगा मतलब इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है। ड्राई सेल की बात हो रही है, ड्राई सेल, सारे लिक्विड हटा दीजिए, उसमें 50% बाई वेट प्रोटीन होता है। ठीक है, ये कॉपी में नोट करिए, लिखे। ड्राई सेल का मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड है हटा दीजिए पहले, फिर जो बचे सॉलिड मटेरियल उसका 50% प्रोटीन रहेगा, ये मतलब है। ये हेडिंग करिए, प्रोटीन हेडिंग करके फिर लिखिए 2.1 सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रोटीन्स, अबाउट प्रोटीन्स। There are 3 points. Number one, protein constitutes about 20%, about 20% of our body weight, 20% of our body weight, 20% of our body weight। फिर सेकेंड पॉइंट करिए, प्रोटीन मेक्स मसल्स, प्रोटीन मेक्स मसल्स, हेयर, हेयर किससे बनता? प्रोटीन से बनता है, कॉमा स्किन, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज एटसेट्रा, एंड कनेक्टिव टिश्यूज एटसेट्रा, tissues etc. And then third point, very important, protein constitutes, हाँ लिखे, हाँ 50% of the, हाँ ड्राई वेट। फिर अगला हेडिंग करिए 2.2, what are proteins, 2.2 लिखिए, what are proteins, what are proteins। now stop writing। ये वर्ड पहले सुना आपने, पॉलीअमाइड्स, ये वर्ड सुना, पॉलीअमाइड्स। अमाइड तो समझ सकते हैं, अमाइड, अमाइड, अमाइड होता है RCONH2, अमाइड। हाँ, पॉली मतलब बहुत सारे हो गए, तो कई सारे अमाइड के मॉलिक्यूल मिल करके उसी को पॉलीअमाइड कहते हैं, तो ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, फिर जरूरत देखिए, और ये कैसे बनता है? पॉलीअमाइड कैसे बनता है? तो इससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, हाँ अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। तो प्रोटीन जैसे बॉडी में, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, उसी को हम लोग पॉलीअमाइड्स भी बोलते हैं, प्रोटीन से पॉलीअमाइड्स। और इसका मोनोमर क्या है? एमिनो एसिड। बहुत अच्छा, एमिनो एसिड। तो जब प्रोटीन हमारी बॉडी में जाती है, जैसे अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट स्टडी किया, स्टार्च गया, सेलुलोज गया, तो किस में टूटा? ग्लूकोज में टूटा। उस तरह से प्रोटीन जब अंदर गई तो एमिनो एसिड में टूटी। तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है
और जब प्रोटीन बॉडी में जाता है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। भाई हम लोग 9th में डाइजेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज डाइजेशन? क्या होता है डाइजेशन में? डाइजेशन में मेनली करते क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, बस इसी को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन वो अलग प्रोसेस है, लेकिन इसी को मेनली करते हैं। तो प्रोटीन किसमें टूटता है? एमिनो एसिड में टूटता है। और कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है, मोनोसैकेराइड में टूटता है। और फैट किसमें टूटता है? फैट नहीं, अरे प्रोटीन तो ये हो गया, प्रोटीन एमिनो एसिड हो गया। फैट किसमें टूटता है? ग्लिसरॉल में टूटता है, ग्लिसरॉल में टूटता है और फैटी एसिड में टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है। ठीक है, इसीलिए तो देखिए जब फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में एसिड ज़्यादा बनेगी, बॉडी में एसिड ज़्यादा बनेगी। और जब बॉडी में एसिड ज़्यादा बनेगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, ऑर्गन डैमेज होते हैं और एंजाइम हार्मोन काम नहीं करेंगे। एंजाइम हार्मोन तब काम करते हैं जब बॉडी अल्कलाइन होती है। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4, 7.4। इसलिए तो करते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो अल्कलाइन होता है, बॉडी को अल्कलाइन करके रखते हैं। जितना ज़्यादा आप कुक फूड खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो बॉडी एसिडिक होगी, क्योंकि नॉलेज में फैट ज़्यादा होगा, होता नहीं ज़्यादा होता है, और वो एसिड देगा फिर आपको कन्वर्ट करके। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आप कह सकते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स, और पॉलीएमाइड क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड से मिल करके बना रहता है। फिर आगे हम लोग पहले इतना नोट करिए, व्हाट आर प्रोटीन्स लिखिए। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स nitrogenous organic compounds, nitrogenous organic compounds, organic compounds, फिर कॉमा लगाइए, the main constituents of a living cell, main constituents of a living cell which are essential for the growth and maintenance, for the growth and maintenance of life, growth and maintenance of life, then full stop. Proteins are polyamides, proteins are polyamides को अंडरलाइन करिएगा, polyamides, पॉलीएमाइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड को अंडरलाइन करिए, एमिनो एसिड। ये दोनों वर्ड्स की हेल्प से पूरा सेंटेंस बन जाएगा। विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बैक एमिनो एसिड, मतलब पॉलीएमाइड इसी से बनता है और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद इसी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगली हेडिंग करिए एमिनो एसिड्स, नेक्स्ट हेडिंग करिए एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। Then listen to the explanation. It is very interesting. हमारी बॉडी में रोज अराउंड 20 एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड होती है डेली। डेली वी शुड कंज्यूम 20 एमिनो एसिड्स, मतलब फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें ये एमिनो एसिड आ जाए, जिसमें से 11 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब एसेंशियल, यस नहीं, हाँ बहुत अच्छा, फिर से बताइए। नहीं, वो ये होती है, एसेंशियल होती है, हाँ जो बनती है, जो बॉडी बनाती है, जो बॉडी बनाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग को लगता है एसेंशियल मतलब जो जरूरी है जरूरी, लेकिन यहाँ पे दूसरा उसका मतलब होता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इसी को तो करते हैं हम लोग को। क्या करना है, बस हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, क्या? बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो प्रोग्रामिंग कहाँ पे करती है? माइंड में, और इसी से तो सब कुछ होता है। अब वो अच्छा माइंड नो करता है नहीं है, आपने जो प्रैक्टिस किया जो प्रैक्टिस किया जो प्रैक्टिस किया वही इसमें
रट लिया उठा करके। तो बार बार रिपीट करिए, इसको कुछ नहीं करना है। अमीनो एसिड टोटल कितनी? 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड ऑन द डेली बेसिस। उसमें से 11 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल। एसेंशियल किसको कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कांट बी सिंथेसाइज्ड, वो बॉडी हमारी नहीं बना सकती। तो कहां से? उसको आपको बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से आपको लेना पड़ता है। और ये वाली जो ये एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल है, वो बॉडी में बन जाती है। अच्छा, फिर 9 हमारी कौन सी है? तो ये 9 है आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन। इसमें से किसी का नाम पहले से सुना है आपने? किसका? सबका सुना है। कोई एग्जाम्पल बताइए डेली लाइफ में। ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन हार्मोन बनाती है, सेरोटोनिन हार्मोन बनाती है। सेरोटोनिन हार्मोन इज सपोज टू बी हैप्पी हार्मोन, जो आपको खुश रखता है। सेरोटोनिन हार्मोन बाहर से लेते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क में ये सारी मिल जाती हैं। इसीलिए पहले हम लोग कहते हैं कि 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। और उसके पीछे साइंस नहीं पता, साइंस बहुत पहले की थी, लेकिन अब उसको बस कह दिया नहीं दूध पीना है, दूध पी के स्कूल जाओ। तो ये था कि कंप्लीट फूड है, कंप्लीट फूड है क्या नहीं? सारी एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाती हैं। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। एमिनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, proteins, full stop. There are 20 there are 20 different amino acids. There are 20 different amino acids. ब्रैकेट में 9 नॉन एसेंशियल, 11 नॉन एसेंशियल प्लस 9 एसेंशियल, प्लस 9 एसेंशियल, 9 एसेंशियल, देन फुल स्टॉप. The 9 essential amino acids can't be synthesized, can't be synthesized, can't be synthesized in our body, can't be synthesized in our body, and we have to get them from foods, from foods that contain these amino acids. फिर पैरा चेंज करिए. Following are the 9 essential amino acids, essential amino acids. फिर अगले स्टेप में आइसोल्यूसाइन, देन ल्यूसाइन, देन लाइसिन. अभिनेश सर गुड आफ्टरनून. जी सर. अच्छा उसका कंपनी वाला ना सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है. हम हैं सर. अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर. हम शाम तक या सुबह तक सारा भेज देते हैं सर. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर. कहाँ तक पहुँचे? कंप्लीट हिस्टाडाइन. इतनी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. कितनी टोटल? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. फिर हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. बस थोड़ा सा इंट्रो करके छोड़ देते हैं, अगले टर्न पे करेंगे. देखिए प्रोटीन्स को हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया. ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स. पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. देखिए इसमें से
सब हम लोगों ने पहले से सुना होता है। पहले तो देखिए एंटीबॉडीज का नाम नहीं सुना है। बॉडी एंटीबॉडीज, जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आता है बॉडी में तो फिर एंटीबॉडी अंदर बनती है और हम लोग क्या करते हैं, जाके एंटीबायोटिक ले लिया। आपको नहीं करना है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, ये नेचुरल मैकेनिज्म है। आपको कुछ भी बॉडी अपने आप क्योर करती है। हमको तो अब ये लगता है जो बॉडी एक नई बॉडी बना सकती है, रिप्रोडक्शन, हाँ, वो छोटा सा प्रॉब्लम क्यों नहीं कर सकती, पूरी बॉडी बना रही है वो और किसी बॉडी के पार्ट को नहीं ठीक कर सकती। दिस इज अमेजिंग। ठीक है, फिर इसका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। ये जो हमारा हाथ हिल रहा है, हिलेगा ही नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा अगर वो प्रोटीन ने काम करे तो। एंजाइम्स के बिना खाना नहीं खा सकते आप, खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। तो अब समझता है कि अच्छा एंजाइम प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन होता है तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। नहीं, एंजाइम कैसे बनेगा, हार्मोनल प्रोटीन्स, जितने हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। इंसुलिन बनेगा कैसे अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं आप, इंसुलिन बनेगा कैसे। और डॉक्टर क्या होता है, डायबिटीज, और आपने कभी सुना होगा कि डायबिटिक पर्सन्स को हाई प्रोटीन डाइट पर रखते हैं। फाइबर बढ़ा दीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए, तो खूब सलाद खाओ, प्रोटीन खूब। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खाली प्रोटीन पे आ जाइए, फिर वो दिक्कत करेगा। किडनी बेचारी पता नहीं फिल्टर कर पा रही कि नहीं पा रही। ऐसा भी नहीं कि अब एकदम प्रोटीन पे आ गया, सब बैलेंस में चलना चाहिए, है ना। तो प्रोटीन क्यों बढ़ाता है डॉक्टर डायबिटीज वाले को, क्योंकि उससे इंसुलिन बनाना है, हार्मोन है इंसुलिन, इसी से बनेगा। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बॉडी में स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्रांसफो हीमोग्लोबिन, यही है, प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ब्लड कैसे बनेगा बिना प्रोटीन के तो इसके अंदर यही तो है। ये देखिए टोटल कितने हो गए, 6, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना। कोई बायो है या मैथ्स वाला, सबको इतना पता होना चाहिए, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये अगला टॉपिक हम लोग करेंगे, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा। नोट कर लीजिए, क्या चीज़ नोट कर रहे हैं आप। हाँ, नोट करिए, नोट करिए, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा आपको। हाँ, अभी एक एक करके नोट करेंगे अगले टर्न पे कॉपी में हम लोग। अभी बस आज खाली थोड़ी सी समरी कर दे रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। और तीसरा हम लोग स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता क्या है प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे। फिर ये उसके बाद पेप्टाइड स्टडी करेंगे, पेप्टाइड स्टडी करेंगे। फिर डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, इसी को कोगुलेशन भी कहते हैं। काम खत्म नहीं, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे हमने क्या, मिल्क में हमने लेमन डाल दिया तो वो चीज में कन्वर्ट हो गया, तो डिनेचर्ड हो गया वो। इसी को डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। या एग को आपने बॉयल कर दिया तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो डिनेचर्ड हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो ये प्रोटीन खत्म हो जाएगा। उसके बाद एंजाइम है, ये तो बहुत छोटा छोटा है, ये बहुत छोटा सा एंजाइम है। विटामिन, अब विटामिन लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये शीट में प्रिंटेड है आपके, बस खाली हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। और ऐसे तो कहिए तो खाली ये विटामिन आई कैन टीच होल मंथ, ओनली विटामिन, ओनली विटामिन, ओनली विटामिन। इतना मेरे को मजा आती है विटामिन में, क्योंकि आपको लगे यार बिना इसके तो डॉक्टर को और कुछ पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, खाली विटामिन पढ़ना चाहिए अगर विटामिन की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जबकि डॉक्टर को इसकी इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये न्यूट्रिशन का पार्ट है और डॉक्टर ने किसकी पढ़ाई की है? मेडिसिन की पढ़ाई की है, न्यूट्रिशन की नहीं। हेल्थ की पढ़ाई नहीं करते डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। अब योगा भी इंटीग्रेट हो गया है, अब यस, अब योगा भी इंटीग्रेट हो गया है, क्योंकि आपकी सेल अगर रीजनरेट नहीं हो रही है और वो योगा से ही होगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करते आप, एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर आपकी बॉडी कैसे
नई नई सेल बनेगी कैसे? तो अब योगा भी आ गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि कितना इन्फोर्स किया जाता है उसमें। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है ना। तो ये विटामिन स्टडी करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक हम लोग को होगा इसमें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी लिखना नहीं है, सारा प्रिंटेड है, बस खाली एक्सप्लेन करेंगे, बस आरएनए डीएनए का क्या कंपोजिशन होता है ये करेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही करके आज खत्म करते हैं। थैंक यू। हाँ, आराम से।